साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 34 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 35वां अध्याय, वायुमंडल। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। अब इस शब्द को देखो, यांत्रिक मिश्रण क्या मतलब है इसका। इसमें मनुष्यों, जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिसमें लगभग 99% भाग केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। यानी जो हमारी वायुमंडल में हवा मौजूद है, उसमें 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। शेष लगभग 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन तथा जेनॉन आदि गैसें सम्मिलित रहती हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसों का संगठन इस टेबल में दिया है, और यहाँ ध्यान ये रखना है कि इन्होंने जलवाष्प को काउंट नहीं किया। जलवाष्प भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वायुमंडल। नाइट्रोजन 78.084% है आयतन का प्रतिशत इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। नाइट्रोजन को जो प्रदर्शित करने का सिंबल है वो है N2। साइंस के विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, और आयतन में प्रतिशत है इसका 20.947। आर्गन कैपिटल ए और साथ में स्मॉल आर, AR, ऑर्गन 0.934%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0407%। अब देखो वायुमंडल के आयतन में कितनी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण हाहाकार होता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग जान रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण रोल इसी का है। और ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन इसके लिए लोग नहीं बोलते हैं, इसको हर कोई बोलता है कितना सा आप देखो। लेकिन इसकी इतनी सी मात्रा ही बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देती है, अनुपात बिगड़ जाता है ना पूरा। तो एग्जाम के हिसाब से आपको बाकी नीचे के नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शुरू के 4, इनका क्रम, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, और कभी कभी ये एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ लिया जाता है इन चारों में से, तो कभी मैचिंग करने के लिए। तो ये 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। 5वें नंबर पर है नियॉन, Ne 0.0018%। हीलियम Xe 0.0005%। क्रिप्टॉन Kr 0.0001%। हाइड्रोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, H2, लेकिन कितनी कम पाई जा रही है, 0.00053%। जेनॉन Xe 0.0000009%। आप अगर सारे याद करते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो शुरू के 4 याद होने ही चाहिए। वायुमंडल में भारी गैसें निचले भाग पर तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर ऊंचाई तक तथा ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अब यहां जो इन्होंने कहा, इनके कहने का तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षाकृत भारी गैस है, इसलिए वो धरातल के नजदीक रहती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हल्की है, इसलिए ये उससे ज्यादा ऊंचाई तक जा रही है, 100 किलोमीटर तक। हाइड्रोजन उनसे भी हल्की है, इसलिए उनसे भी ज्यादा ऊंचाई तक जा रही है, 125 किलोमीटर तक। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है।
तापक्रम में वायु दाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजन इस टेबल में दिया है। इसको देख लेते हैं, वायुमंडल का स्तरीकरण। अब देखो, इधर दिया इन्होंने तापमान और इधर दिया है ऊंचाई। इस साइड को तापमान बढ़ रहा है हमारा, इधर माइनस में है यानी घट रहा है तापमान, ऊंचाई ऊपर को बढ़ती जा रही है। तो सबसे नीचे हमारी होती है क्षोभ सीमा, इधर यहां इस ऊंचाई पर आकर है ट्रोपोपॉज। अब तापमान देखो, 0 डिग्री यहां पर है, अब 20 डिग्री ये रहा, ऊंचाई इन्होंने 0 बोला, यानी पृथ्वी का जो समुद्र तल के आसपास का या औसत तापमान है वो इन्होंने माना है 20 डिग्री के आसपास। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है तो जो निचली सीमा है वायुमंडल की, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, वहां पर तापमान कम होता जा रहा है। देखो, ये लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास आते जाते यहां कितना आ रहा है, लगभग 55 डिग्री, वो भी माइनस में। कितना माइनस हो गया, 20 डिग्री के आसपास से 55 के आसपास तक आ गया क्षोभ मंडल में। फिर ट्रोपोपॉज में ये तापमान कांस्टेंट हुआ, इससे ऊपर समताल मंडल में जब ये बढ़े तो तापमान ने फिर बढ़ना शुरू किया। स्ट्रेटोपाउज में हल्के से एरिया में तापमान कांस्टेंट रहा, फिर तापमान ने मध्य मंडल में घटना शुरू किया और घटते घटते 80 किलोमीटर की ऊंचाई आते आते तापमान देखो कितना कम हो रहा है, लगभग 90 माइनस जा रहा है। यहां मीसोपाउज में फिर थोड़ी ऊंचाई के लिए तापमान स्थिर हुआ, उसके बाद आ गया हमारा थर्मोस्फीयर, इसमें तापमान ने बढ़त शुरू की और फिर ये बढ़ता ही जाएगा। तो वायुमंडल से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये है इनका क्रम ऊंचाई के हिसाब से। नंबर 1 पे दिया है इन्होंने क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा है इसे, ट्रोपोस्फीयर। कभी कभी एग्जाम में देवनागरी में ट्रोपोस्फीयर लिखा मिल जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फीयर क्या है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघगर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित हैं, क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री की दर से तापमान में कमी होती जाती है। अर्थात क्षोभ मंडल में हम ज्यों ही 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान -6.5 डिग्री होगा, यानी 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर होते जाएंगे 6.5 की मल्टीपल में टेम्परेचर डाउन होता रहेगा नीचे से ऊपर को। तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान का सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये सामान्य दर है क्योंकि ऊंचाई के साथ घट रही है, ये सामान्य परिघटना यानी सामान्य दर क्षोभ मंडल में। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। अब इस लाइन के कहने का मतलब समझो, गर्मी जहां होगी, जहां तापमान ज्यादा होगा, वहां क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होगी, और जहां गर्मी कम होगी या ठंडा होगा वहां उसकी ऊंचाई कम होगी। तो विषुवत रेखा पर तापमान कितना है और ध्रुवों पर कितना है, कहां ज्यादा होगी इसकी ऊंचाई, कहां कम होगी। ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, ठंडा है, वहां ऊंचाई कम होगी, और भूमध्य रेखा पर गर्म एरिया है तो वहां ऊंचाई ज्यादा होगी, और ये ऊंचाई 8 से 15 या 18 किलोमीटर तक होती है, औसत 12 के आसपास। क्षोभ मंडल में आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। आर्द्रताग्राही नाभिकों के कारण, यानी क्षोभ मंडल में कुछ कण ऐसे होते हैं जो आर्द्रता को सोख लेते हैं, इसलिए बादलों का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम, विषुवत रेखा पर अधिक होती है। नासा के अनुसार क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर है। अगर आपको 8 से 18 किलोमीटर लिखा हुआ मिल जाए तब भी आप सही मान लेना, क्योंकि मैंने कई जगह 18 भी देखा है 15 के स्थान पर। वहीं इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर मानी जाती है।
क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। अब यहां जो 8 और 15 दिया है, 8 किलोमीटर होगी ध्रुवों पर, 15 किलोमीटर होगी भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं चलती हैं, इसलिए 15 से 18 भी मान लेते हैं कभी। लियोन फिलिप टीजरेंज डी बोर्ड ने वायुमंडल को परतों में बांटा था। उन्होंने निचली परत को ट्रोपोस्फीयर एवं ऊपरी परत को स्ट्रेटोस्फीयर नाम दिया। नेक्स्ट, समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। समतापमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। यह परत क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के बीच अवस्थित है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लेकर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचली समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श मानते हैं। ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर का अधिकांश भाग समताप मंडल लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ओजोन परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक की है। यानी ओजोन के लिए इन्होंने कहा ये 10 से 50 किलोमीटर थे, लेकिन अधिकांश संकेंद्रण जो है इसका 15 से 35 के बीच में है। ये परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोक देती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल या उच्च कपासी सदृश बादल दिखाई पड़ते हैं। समताप मंडल में, वो भी कहां, निचली सतह में, और कभी कभी, अधिकांशतः तो ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। तो ये क्लाउड समताप मंडल में भी बनते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाउज कहते हैं। अब देखो यहां एक चित्र अलग से दिया है, इस चित्र को समझते हैं। वायुमंडल की संरचना, ये हमारा पृथ्वी है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं दिखा दी इन्होंने। इधर एवरेस्ट ऊंचाई दिखा दी 8 किलोमीटर, टेम्परेचर -45 डिग्री, यानी ये इन्होंने दिखाया पृथ्वी का ध्रुव। यहाँ ऊंचाई 15 किलोमीटर, यहाँ पर 15 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर टेम्परेचर -80 डिग्री, ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है। तो ये कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर, यानी यहाँ भूमध्य रेखा है, यहाँ ध्रुव है। अब ऊंचाई के साथ साथ देखो, ये क्षोभ सीमा है, ओजोन मंडल हुआ, समताप मंडल, समताप मंडल में उल्काएं वगैरह आती हैं, मध्य मंडल, यहाँ भी उल्काएं, आयन मंडल और वायुमंडल, ये मंडल डिवाइड कर दिए। ऊपर 50 किलोमीटर फिक्स है, टेम्परेचर 0 डिग्री, 80 किलोमीटर फिक्स है, -100 डिग्री, इधर 640 किलोमीटर। अब ऊपर वायुमंडल में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे यहाँ से जो रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होकर आते हैं, वो चीज समझाई इन्होंने। इधर भी इन्होंने यही कहा, 15 किलोमीटर पर -80, ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ बढ़ता है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ फिर बढ़ जाएगा। यानी सबसे नीचे क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घट रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और यहाँ तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमारे पास दो मंडल हैं जहां तापमान घटता है, एक मध्य मंडल और एक क्षोभ मंडल, जहां ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, बाकी सब में बढ़ता है। तीसरा मध्य मंडल दिया, इसको मीसोस्फीयर भी कहते हैं। मध्य मंडल का विस्तार पृथ्वी सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 50 से 80, 50 तक क्या था, समताप मंडल। इस मंडल में नॉक्टिलुसेंट बादलों तथा निशादीप्त बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है।
कहाँ बनते हैं? ध्रुवों पर। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मीसोपाउज कहते हैं। चौथा मंडल है ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। विभिन्न विशिष्टताओं के आधार पर इस मंडल को दो उपमंडलों में विभाजित किया जाता है। पहला है आयनमंडल, दूसरा बहिर्मंडल। नासा के अनुसार तापमंडल मध्य मंडल एवं बहिर्मंडल के बीच स्थित है, जिसके निचले भाग में आयनमंडल स्थित है। आयनमंडल अर्थात आयनोस्फीयर। आयनमंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। बेतार मतलब वायरलेस। इस मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया जाता है, जैसे डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। यह उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है पृथ्वी की तरफ। इस प्रकार से एफ तथा जी परत आयनमंडल की परतें हैं। एफ परत को एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस होने वाली घटनाएं हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। अब देखो, आयन मंडल जहां आयन होते हैं, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। इसके अंदर कई सारी परतें पाई जाती हैं आयनों की, और आयनों की वजह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया बोरोलिस, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। अब अरोरा बोरियोलिस कहाँ है और ऑस्ट्रेलिस कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रेलिस दक्षिण में, यानी ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हम ऑस्ट्रेलिस को दक्षिणी ध्रुव पर सेट कर देंगे। तो दूसरा क्या बचा? बोरियोलिस, वो कहाँ हो गया? उत्तरी ध्रुव पर। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसे बाह्य मंडल कहते हैं। इस मंडल को कोई सीमा नहीं है। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर या 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये प्रश्न अपने आप में पूछ लिया जाता है, कितनी ऊंचाई पर? भूस्थैतिक कक्षा या भूस्थैतिक उपग्रह, तो 36,000 किलोमीटर। वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है, अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। बिल्कुल सही। 15 या 18 किलोमीटर तक ऊंचाई है यहाँ पर, वही इसकी मोटाई हो गई, यानी ए और आर दोनों सही। सही व्याख्या ऑप्शन ए। डिटेल यहां दिया है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इस संस्तर में अधिकांश धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में लगभग प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर है तथा ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर के आसपास है और भूमध्य रेखा पर 15 से 18 किलोमीटर तक माना जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, ध्रुवों की तुलना में काफी अधिक, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इसलिए ए आर दोनों सही है और ऑप्शन ए सही है। अच्छा, एक चीज और सुनो,
कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसमें भूल जाते हैं। देखो अल्फाबेटिकली सेट कर लो। ट्रोपोस्फेयर, ठीक। फिर ट्रोपो के बाद क्या था? स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब आप अल्फाबेटिकली देखो, अगर ऊपर से देखोगे ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, एस उसके बाद में आएगा, टी उसके बाद में आएगा, यानी अल्फाबेटिकली चलो तो ऊपर से नीचे को बन रही है परतें। बस इससे आप क्रम बना सकते हो कि कौन सी परत कहां पर है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। पृथ्वी के नजदीक सबसे निचली लेयर में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो सही उत्तर क्या है इसका? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन एवं ऑक्सीजन। यहां इन्होंने दिया वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाने वाली, तो मुख्यतः क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। लगा दो ऑप्शन ए। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब देखो यहीं से चीज पकड़ में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक है, पृथ्वी के नजदीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक है, यानी इसकी तुलना में काफी ऊपर तक है। लेकिन ये 20 किलोमीटर के अंदर भी तो है, और 99% तो हमारी यही दो गैसें हैं। तो इस 20 किलोमीटर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सी होगी? बहुत कम मात्रा में। अधिकतर क्या होंगी? ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो वही चीज इनने पूछा मुख्यतः पाई जाने वाली, और पृथ्वी के नजदीक, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा इसका सही आंसर। हाइड्रोजन के लिए इन्होंने आगे दे रखा है, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक पाई जाती है। प्रश्न 3, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, आंख मूंद पे मार दो। नाइट्रोजन। कितना है? 78.084%। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नियोन। कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस? तो वायुमंडल में ओजोन तो ऊपर है, नियोन भी बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में है, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, 78 के आसपास। वायुमंडल में स्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता। ये भी बहुत अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बदल रही है, ऑक्सीजन बदल रही है, नाइट्रोजन फिक्स है। इन गैसों में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन को रखा जाता है। अब ऑक्सीजन यहां रखने का कारण यह होगा कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। जो जीवधारी हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन चेंज हो रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, इसलिए उसमें परिवर्तन थोड़ा सा भी होगा तो पता लग जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन पता ही नहीं लगेगा। और नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा मात्रा में है और वो स्थिर है। वायुमंडल में 3 गैसों को छोड़कर शेष सभी गैसों की प्रतिशतता अत्यंत न्यून है, और कुछ गैसों की प्रतिशतता परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इन सभी को अस्थायी गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। तो भाई आप लोग भी ध्यान कीजिएगा, स्थायी गैसों की श्रेणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न 5, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो मैंने अल्फाबेटिकल बताया था। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद एस से क्या था? देखो क्षोभ मंडल हमारा डी में नहीं है, ए में नहीं है, हट गया, बी सी बचे। अब एस से कौन सा था? ध्यान करो, सही ऑप्शन इसका सी। डिटेल देखो, तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों के धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार: परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर टी। धरातल से 15 किलोमीटर, यहां 18 भी मान लो, 8 से 18 या 8 से 15, एवरेज 12 या 13। अच्छा ये ऊंचाइयां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए एवरेज अलग अलग बंदा अलग अलग मेथड से निकालता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। आप ये मत कहिएगा कि आप 15 की जगह 18 क्यों बोल रहे हो। इस पर समय, परिस्थिति, देशकाल सबका असर पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। दूसरा है समताप मंडल,
15 से 50 किलोमीटर तक, एस फॉर स्ट्रेटोस्फीयर। 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल। नेक्स्ट 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल। आयन मंडल आई रख दो। बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर, एक्सोस्फीयर ई रख दो। अब देखो, अगर मैं नीचे से ऊपर को जाऊं तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर बन रहा है नहीं। ई के बाद आई आएगा, आई के बाद एम, एम के बाद एस, एस के बाद टी। यहां से आप ये क्रम पकड़ सकते हो और अक्सर पूछा जाता है ये क्रम, नीचे से ऊपर को अल्फाबेटिक क्रम। अब पृथ्वी पर परतें कौन सी होंगी, उल्टा कर दो। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, यानी ये अल्फाबेटिकल ऊपर से नीचे को आ जाएगा। फिर प्रश्न 6, वायुमंडल की 4 परतें हैं, आयन मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। अब यहां भी क्रम लगाना है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर, नंबर 4 सी में मिल गया। प्रश्न 7, निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देखो, देवनागरी में लिख दिए, इंग्लिश में थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर। हिंदी में याद करने में कभी कभी यही समस्या आती है, इसलिए इसके इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए। तो मुझे पता है सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर। प्रश्न में क्या कहा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आएगा 2, यानी ए और सी नहीं हो सकता। अब अल्फाबेटिकल देखो, टी के बाद क्या था, एस था या थर्मो था या मीसो था। 2 के बाद 3, दोनों में 3 दिया है। पहले नंबर पे ये हुआ, दूसरे नंबर पे ये हुआ। अब एम फॉर मी, तीसरे नंबर पे ये आ गया, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न 8, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। सबसे नीचे कौन सा था, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। डिटेल नीचे दे रखा है। प्रश्न 9, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊंचाई 13, 13 या 12 बिल्कुल सही। सबसे ऊपरी परत गलत, तापमान के साथ बढ़ता है नहीं घटता है, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 10, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं, सबसे नीचे वाली में, क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। सबसे नीचे वाली परत, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी। प्रश्न 12, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि समताप मंडल मौसमी घटनाएं नहीं होती, वायुमंडल बहुत हल्का है वहां, ऑप्शन डी। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए। डिटेल दे रखा है, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं इसको। प्रश्न 13, ओजोन परत अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है ये, और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या है, मीसोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर, बताओ। स्ट्रेटोस्फीयर है, मीसो उसके ऊपर एक्सो है, तो ये हुआ स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। इसका डिटेल ध्यान से देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर तक पाई जाती है, अधिकतम ऊंचाई। परंतु ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक केंद्रण 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। ओजोन परत का बहुत थोड़ा भाग ऊपरी क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। अब यहां देखो एक चीज, बहुत थोड़ा भाग ऊपरी क्षोभ मंडल में है। जब थोड़ा भाग ऊपर के क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल हुआ ना, तो अधिकांश मोटाई कहां आई, समताप मंडल में। वही चीज तो इनने कहा कि इसके निचले भाग में, ये भी ध्यान रखिएगा। अक्सर प्रश्न यही पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन यही तो करता है कि समताप मंडल में तो है, लेकिन कहां पर, ऊपर, नीचे या बीच में। तो आप ध्यान रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। इसकी जो अधिकतम मोटाई है वो निचले भाग में, इसलिए थोड़ी सी क्षोभ मंडल में भी है। प्रश्न 14, ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, ऑप्शन सी। 15, सूरज से निकलने
वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? तो हमारा ओजोन की परत करती है सुरक्षा, ऑप्शन सी। ओजोन के बारे में डिटेल हम पढ़ ही चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। प्रश्न 16, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकना, भूतल पर परावैंगनिक विकिरण को रोकती है ये। थामना मतलब रोकना, कंफ्यूजन मत होना भाई, शब्द क्या ले रखा है इनने, थामना। प्रश्न 17, ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह मतलब नहीं, पृथ्वी सतह से पृथ्वी सतह पर वायुमंडल की परत, ऑप्शन डी सही है। 8 से 18 होता है, यहाँ 20 तक मान लिया गया है, वायुमंडल की परत है ये। प्रश्न 18, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 के करीब, सबसे बढ़िया हमारा 15 से 20 किलोमीटर। प्रश्न 19, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल, अब जहां भी रेडियो तरंगे आयन, आयन मतलब आयन मंडल, वहीं से परावर्तित होंगी, ऑप्शन डी। यहां परतें भी पाई जाती हैं ढेर सारी, डिटेल ये दे रखा है, पॉज करके पढ़ लो आप। और आयन मंडल में ही हमारे कौन सी घटनाएं थी? अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ध्यान रखना इसको, बहुत पूछा जाता है ये भी। प्रश्न 20, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिस या बोरियोलिस, उत्तरी वाला है बोरियोलिस और ये आयन मंडल, ऑप्शन सी। प्रश्न 21, बेतार संचार प्रणाली वायरलेस या रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा प्रभावित करता है? तो ये आयन मंडल द्वारा, ऑप्शन सी। यहाँ कई सारी परतें हैं अलग अलग आवृत्ति के हिसाब से। प्रश्न 22, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के प्रयोग? तो ये आयन मंडल। प्रश्न 23, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह, संचार उपग्रह भूस्तर उपग्रह होते हैं, और भूस्तर मतलब 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 कहाँ हुआ ये? बहिर्मंडल में, ऑप्शन ए। डिटेल नीचे दे रखा है, पॉज करके पढ़ लो। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के संस्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल सही हैं? क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं होती है, समताप मंडल ओजोन परत बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, निचले पार्ट में, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे बिल्कुल करती है, मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति भी आयन मंडल में ही है, यानी चौथा गलत है, बाकी सब सही है, ऑप्शन सी। डिटेल नीचे दिया है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, ओजोन परत सामान्यतः समताप मंडल में विस्तारित, आयन मंडल से ही पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परिवर्तन, ध्रुवीय ज्योति का संबंध भी आयन मंडल तापमंडल का भाग ही है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।